यहां जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो कैसे बदलेगा टाइम के साथ, ऐसे। किसी ने मैसेज में लिखा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन पे कुछ बताइए, क्योंकि ये नए टॉपिक्स हैं जेई एडवांस में और हो सकता है क्वेश्चन आने ही वाले हो। बिल्कुल सही बात है। तो आज मैंने डैम्प्ड ऑसिलेशन टॉपिक को चुना है और ब्रीफली जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसके बाद इस पे एक क्वेश्चन कर लेंगे। उस क्वेश्चन को मैं अपनी ही बुक से लूँगा और करके आपको दिखाऊंगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या चीज होती है, ऐसे सोचिए। एक सिंपल सिस्टम लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को इमेजिन कीजिए। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको मैं खींच करके छोड़ देता हूं। जब मैंने कहा खींच करके छोड़ देता हूं तो एक्चुअली इसका मीनिंग ये हुआ कि इसको मैंने कुछ एनर्जी दी और रिलीज कर दिया। इसी बात की बजाय मैं ये भी कह सकता था इसको मैंने एक ठोकर मारी और छोड़ दिया। तो ठोकर मार के मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, ये खींच करके स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देके मैंने छोड़ दिया। किसी भी तरीके से बेसिकली आपने इसको एनर्जी दी और छोड़ दिया। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे केस में ये कंजर्वेटिव सिस्टम है। ये जिंदगी भर उस फिक्स्ड एनर्जी के साथ ऑसिलेट करता रहता है। इसके ऑसिलेशन की जो नेचुरल स्वाभाविक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इतनी होती है, ऐसा आप सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर एक कैपेसिटर है और सर्किट में लेटर से एक इंडक्टर है, अगर हम इस सर्किट को एक फिक्स्ड एनर्जी देकर छोड़ दें, फिक्स्ड एनर्जी देकर छोड़ने का मतलब ऐसा कुछ इमेजिन करें कि इस कैपेसिटर को एक चार्ज दे दिया, उसको एक एनर्जी दे दी और अब आपने ये स्विच जो है बंद कर दिया। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे स्प्रिंग को कुछ एनर्जी देके या इसको काइनेटिक एनर्जी देके छोड़ दिया, उसी तरीके से कैपेसिटर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देके आपने छोड़ दिया। इस सिस्टम में एयर रेजिस्टेंस किसी भी तरह का डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। इस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा एज्यूम करेंगे। डिसिपेटिव फोर्स नहीं है मींस एनर्जी कंजर्व रहेगी, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब यहां भी एनर्जी कंजर्व रहेगी। ये भी एक आइडियल केस है जो रियल लाइफ में नहीं होता। ये भी एक आइडियल केस है जो रियल लाइफ में नहीं होता। आप सभी ने पढ़ा है कि इस केस में ये सिस्टम ऑसिलेट करता है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC। ये इसकी स्वाभाविक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कैपेसिटर पे चार्ज को देखें तो वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली ऑसिलेट करेगा, जिसकी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। सर्किट में करंट को देखें तो वो भी साइनोसॉइडली ऑसिलेट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी। फ्रीक्वेंसी लिखना है तो उसको 2 पाई से आप डिवाइड कर सकते हैं। अब रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में यहाँ कुछ डिसिपेटिव फोर्स होता है, जैसे सिंपल टू एज्यूम एयर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रियल लाइफ में सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। जब ये ब्लॉक चलेगा तो एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स जो बोलना है बोल लो, उसकी वजह से एनर्जी का डिसिपेशन होगा। एनर्जी हीट में कन्वर्ट होके खो जाएगी हमेशा के लिए। वैसे ही जब यहाँ रेजिस्टेंस होगा तो जब भी चार्ज का फ्लो होगा मींस करंट होगा, तो उसमें हीट जनरेशन होगा और हमारे इस एलसी सिस्टम की एनर्जी लगातार रिड्यूस होती चली जाएगी। यहां भी रिड्यूस होगी एनर्जी, यहां भी रिड्यूस होगी एनर्जी। ऐसे ही थोड़ा सा बिना मैथमेटिक्स किए ऐसे सोचते हैं कि इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ अगर मुझसे ड्रॉ करने को कहा जाए, ये इक्विलिब्रियम को x0 मान लो। तुमने इनिशियली जो खींचा था वो एम्पलीट्यूड के बराबर था। लेट अस अज्यूम कि रेजिस्टेंस नहीं है, तो आइडियली ये xt, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। इस ग्राफ का मतलब है x की वैल्यू a थी, फिर x की वैल्यू घटती 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 0 हो गई, फिर x की वैल्यू घटती 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 माइनस a हो गई बेसिकली,
माइनस साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, और फिर x की वैल्यू 0 हो गई, फिर x की वैल्यू a हो गई, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये ग्राफ बता रहा है कि एक सिस्टम कंजर्वेटिव है, x का जो एम्पलीट्यूड है वो नहीं बदल रहा है। यहां भी कैपेसिटर पे चार्ज को अगर आप टाइम के साथ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसा ही मिलेगा। कैपेसिटर पे चार्ज टाइम के साथ ऐसे ही बदल रहा होगा अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ एयर फ्रिक्शन है, कॉमन सेंस क्या कहता है, इस ब्लॉक को ऐसा खींच के छोड़ने से कैसा ऑसिलेट करेगा? अगर आपने 10 सेंटीमीटर नीचे खींच के छोड़ा तो ऐसे चलेगा, इसका एम्पलीट्यूड लगातार घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, और बहुत देर के बाद ये ऐसे रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां भी कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला जाएगा और अल्टीमेटली वो सिस्टम ठप पड़ जाएगा। तो अगर मैं रियल लाइफ में एक्सटी ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होने की उम्मीद है। ये एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, जो रेजिस्टेंस की प्रेजेंस है, ये ऑसिलेशन को डैम्प कर देता है, धीरे 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 कमजोर बना देता है, उसकी एनर्जी को खा जाता है। ऐसे ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक। अब मैथमेटिकल इक्वेशन अगर लिखने की बारी आए, फिर से जब कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं तो आप क्या इक्वेशन लिखते हो? बेसिकली आप लिखते हो md2x/dt²। ये एक्सेलरेशन है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू -kx। तभी तो एसएचएम होता है। इक्विलिब्रियम से हमने इसको x डिस्प्लेस किया, इक्विलिब्रियम से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऐसा ही आएगा। वो mg वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, mg के x0, है ना। ये एसएचएम ऐसा हो रहा है। उसी तरीके से यहां पर अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो दो ही एलिमेंट है सर्किट में, ये और ये। आप एल को चाहो तो यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, देखने में आसानी होगी। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो Q/C होता है, और यहां LdI/dt, LdI/dt, और I को dQ/dt लिख सकते हैं। वैसा लिखने से यहां भी जो इक्वेशन आता है वो ऐसा ही आता है, बिल्कुल ऐसे। बस वेरिएबल जो है वो x की जगह q हो गया। तो मैथमेटिक्स के लिए इन दोनों इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं है। k की जगह 1/c है, x की जगह q है, l की जगह m है, m और l। बाकी मैथमेटिक्स तो सेम ही होगी। इसीलिए दोनों ही केस में सोल्यूशन करने पे यहाँ x टाइम के साथ साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है, और यहाँ चार्ज भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है। अब अगर यहाँ एयर रेजिस्टेंस को एज्यूम करें और सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लें कि जो एयर रेजिस्टेंस फोर्स है वो इस पार्टिकल की स्पीड के प्रोपोर्शनल। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, दिस मे और मे नॉट बी ट्रू। जैसे विस्कोसिटी वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि अगर एक स्फेरिकल बॉडी है तो स्टोक्स लॉ जो पढ़ते हो उसमें विस्कस फोर्स 6 पाई टार भी होता है, ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल टू बी, वैसे ही कुछ मान लो। तो हालांकि कार वार बहुत स्पीड में चले तो जहां तक मुझे याद आता है रेजिस्टिव फोर्स v² के प्रोपोर्शनल हो जाता है, बट ठीक है, हम यहाँ पे एक सिंपल अजम्पशन ले रहे हैं कि जो ब्लॉक की स्पीड है उसके प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिव फोर्स। तो दिस इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू फोर्स। अभी जो फोर्स था वो स्प्रिंग फोर्स था, राइट। अब एक और फोर्स आ जाएगा, अगर हम उसको स्पीड के प्रोपोर्शनल मानते हैं तो ऐसा लिखेंगे, माइनस इसलिए लगाया कि v स्पीड नहीं, अगर इस इक्वेशन में v को हम वेलोसिटी को लें तो ब्लॉक की जो भी वेलोसिटी होगी अगर वो इधर चल रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिट होगा, अगर वो ऊपर चल रहा है तो उसके अगेंस्ट होगा। तो जो फोर्स होगा वो नेचुरली v के ऑपोजिट ही होगा हर बार। तो वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होगा, वेलोसिटी निगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, इसलिए -vv नाम का फोर्स जोड़ दिया। तो ये स्प्रिंग फोर्स, ये रेजिस्टिव फोर्स, नेट फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ऐसा लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर हम आ जाएं और इस रेजिस्टेंस को R मान लें, ठीक है,
तो थोड़ा सा ध्यान देके अगर लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ से, बेसिकली किरचॉफ्स लॉ, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ ड्रॉप, यहाँ ड्रॉप, सबको जोड़ के अगर आप जीरो कर देंगे तो यहाँ पे भी आपको एक टर्म आर आई का मिल जाएगा। आर आई, जहां आई इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, अब इस V को आप नेचुरली इस V को आप dx by dt लिख सकते हो, यहां पे भी I को आप dq by dt लिख सकते हो। तो बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशन है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। R की जगह B है, राइट, 1/c की जगह k है, L की जगह m है, जो रोल वहां चार्ज का है वही x का है, dx by dt वेलोसिटी है, dq by dt करंट। तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वेशंस। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये भी वही डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है ये पता नहीं मुझे, आप मैथमेटिक्स में आपके कोर्स में है कि नहीं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। जो सॉल्यूशन है स्प्रिंग ब्लॉक वाले केस के लिए लिखता हूं, तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दैट मीन्स ब्लॉक का जो ऑसिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट, वो अभी भी टाइम के साथ साइनोसॉइडली ही चेंज होता है, लेकिन जैसा कि हमने अभी ऐसे ही सिंपल लॉजिक से समझा, जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं, वो टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाता है। तो जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो एक्स टी के फंक्शन में ऐसा कुछ आता तो है, पर ये जो एम्पलीट्यूड है, ये ओरिजिनल इनिशियल स्टार्टिंग एम्पलीट्यूड इंटू ई रेस टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m। m क्या है? ब्लॉक का मास, इनर्शिया। b क्या है? वो जो आपकी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हमने फोर्स एज्यूम किया था, ये कांस्टेंट, इसको बेसिकली डैम्पिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा ना, इसको डैम्पिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ ऐसा आता है जिसमें a की वैल्यू इतनी है, दैट मींस जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया, उसको अब मैं थोड़ा और रिफाइन कर दूं तो कुछ ऐसा बोल रहा हूं मैं। ये एक्चुअली ये जो ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया, इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट और एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है टाइम के साथ। इसी का मिरर इमेज यहां पे बना देता हूं ऐसा। अब जो एक्चुअली ब्लॉक का एक्स है, डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के साथ, वो पहले ऐसे चल रहा था, अब धीरे, अब कम एम्पलीट्यूड, अब कम, अब कम, अब कम, अब कम, अब कम, अब कम, अब और कम, और कम, और कम, और कम, और कम, और कम, रुक गया। तो ब्लॉक का जो एक्चुअल में एक्स है वो टी के साथ कुछ ऐसा बदल रहा है। मैंने बहुत मुश्किल होती है मुझे बनाने में, तो तुम्हें कौन सा आराम होगा, तुम भी मुश्किल में ही बनाओगे। ये ब्लॉक तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे बदल रहा है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो घटता 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 बहुत समय में जीरो हो जाएगा। अभी एम्पलीट्यूड ए नॉट था, अब एम्पलीट्यूड ए नॉट बाई 2 हो गया, अब ए नॉट बाई 8 हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। अभी ब्लॉक ऐसे चल रहा है, ग्राफ ऐसे चल रहा है, ब्लॉक भी हमारा ऐसे ही चल रहा है वर्टिकल, उसका एम्पलीट्यूड इतना से घटता घटता इतना हो गया, अब इतना चल रहा है, और घट गया, अब बिल्कुल कम हो गया, अब बिल्कुल एम्पलीट्यूड कम हो गया, बस ब्लॉक ऐसे कांप रहा है, फिर रुक गया बहुत समय के बाद। ये इक्वेशन कह रहा है कि टाइम इन्फिनिटी पे ही एम्पलीट्यूड जीरो होगा थियोरेटिकली, मतलब ब्लॉक थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम तक ऑसिलेट करेगा, हाँ, उसका एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा। दूसरी चीज है ओमेगा। ये जो ओमेगा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या था? जब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है उस समय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करने में ये ओमेगा की वैल्यू कुछ ऐसी आती है, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा नॉट मतलब जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और ये b/2m होल स्क्वायर। ये b/2m है, इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। जहां b क्या चीज थी, v के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा है। तो आपको बेसिकली यही बातें याद रखनी है कि अगर कोई डैम्पिंग फोर्स है जो स्पीड के प्रोपोर्शनल है, ब्लॉक का ऑसिलेशन साइनोसॉइडल होगा, और एम्पलीट्यूड, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाएगा, एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है टाइम के साथ, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इस इक्वेशन से दी जाएगी। अब यहां ध्यान देने की बात है, अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट बहुत छोटा हुआ,
b छोटा नंबर है, बेसिकली b by m इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू k by m, ऐसा अगर कुछ है तो दिस कैन बी इग्नोर्ड एंड ओमेगा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू k by m ओनली। तो जो उसकी स्वाभाविक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसी से ऑसिलेशन होगा, प्रोवाइडेड द डैम्पिंग कोफिशिएंट इज स्मॉल। सेम इक्वेशन इज रेलिवेंट फॉर दिस केस ऑल्सो। ठीक है, यहां जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो कैसे बदलेगा टाइम के साथ, ऐसे, मतलब x की जगह q इज इक्वल टू क्यू नॉट, ओरिजिनल जो चार्ज था साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। नाउ व्हाट इज दिस, सॉरी अभी तो बड़ा दिक्कत हो रही है लिखने में, देख रहे हो ना, ये कैपेसिटर पे चार्ज है, ये चार्ज का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। अब इसको कैसे लिखो, दोनों क्यू में बड़ा अच्छा, इसको कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, रुक जा, ये कैपिटल क्यू, ये जो कैपिटल क्यू है ये ऐसे चेंज हो रहा है, बी टी बाई 2m ना, बी की जगह पे लिखना है अपने को आर, ठीक, m की जगह पे लिखना है l। ये चार्ज ऐसे चेंज हो रहा है, चार्ज का एम्पलीट्यूड ऐसे चेंज हो रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है कैपेसिटर पे, ग्राफ ऐसा ही है, Q का ग्राफ, इनिशियल एम्पलीट्यूड Q नॉट था और वो टाइम के साथ घटता चला जा रहा है। ठीक, करंट का भी एम्पलीट्यूड ऐसे ही एक्सपोनेंशियली डीके करता चला जाएगा, dq बाई dt इज करंट, आप डिफरेंशिएट कर दो। यहां पे भी जो ओमेगा होगा वो इतना ही होगा, जहां b का मतलब l नहीं, b का मतलब r रेजिस्टेंस और m का मतलब l, और ये चीज ओमेगा नॉट जो है बेसिकली क्या होती है 1 बाय अंडर रूट LC, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय LC है यहाँ पे। इस केस में भी आपसे क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि वहां पूछे, यहाँ भी पूछ सकते हैं, अगर उन्होंने डैम्प्ड ऑसिलेशन को डाल दिया है सिलेबस में तो यहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगा है बताओ क्या होगा, तुम वो पढ़ के गए हो तो ये भी कर पाओगे, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अपनी ही बुक से ले लेता हूं। क्वेश्चन ऐसा है, ये वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए दिया हुआ है, K इज 100 न्यूटन पर मीटर और ब्लॉक का मास है 1 kg, राइट। और क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट इज 0.2 न्यूटन सेकेंड मीटर। इसका यूनिट आप खुद जरा वेरीफाई कीजिए सही लिखा है कि नहीं। वैल्यू ऑफ बी इज 0.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, द सिस्टम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग विथ एन इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब पूछा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, पहला सवाल है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो जो फ्रीक्वेंसी, मतलब अभी मैं ओमेगा निकाल लेता हूं, फ्रीक्वेंसी बाद में लिख लूंगा, ये क्या होगा, ये कुछ तो गलत लिख दिया यार मैंने, आई एम सो सॉरी, यहां स्क्वायर नहीं होता बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी, आई एम सो सॉरी, ओमेगा जो होता है अंडर रूट के बाई एम होता है ना, उसका स्क्वायर होता है ये, प्लीज करेक्ट दिस, वो स्क्वायर नहीं, हाँ, के बाई एम माइनस बी बाई 2m होल स्क्वायर। अब देखिए यहां जो नंबर दिए गए हैं, के की वैल्यू दी गई है 100, m दिया हुआ है 1 kg, माइनस b की वैल्यू दी हुई है 0.2, m की वैल्यू दी हुई है 1। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्रिएट किया गया जिसमें ऐसे देख के समझ में आ रहा है आपको कि ये नंबर बहुत छोटा है इसके सामने, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर बाई 2, तो काफी छोटा है, इसको अगर हम 10 लिख ही देंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है, चलेगा, 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा जो होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगा, 10 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी लिखनी है अगर तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिएगा, तो दैट इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिस्टम। यहां पे डैम्पिंग छोटी है ऐसा माना जा सकता है, दिखाई दे रहा है, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का नंबर है वही नंबर चलेगा। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन विल बिकम हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एनर्जी of oscillation becomes half its initial value, ये कितने समय के बाद होगा।
आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स हाफ द ओरिजिनल वैल्यू, ये कितने समय के बाद होगा? बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होती है। जो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है वो तो फिक्स्ड ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, जो आपने कैलकुलेट किया, m फिक्स है। तो बेसिकली एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन हाफ हो गई, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का 1/√2 टाइम्स हो गया। देखिए, अगर a की जगह a/√2 लिख दूं तो e की वैल्यू हाफ हो जाएगी। ओरिजिनल एम्पलीट्यूड अगर a0 था तो कितने समय के बाद एम्पलीट्यूड a0/√2 हो जाएगा, ऐसा सवाल में पूछा गया है। और हमारे पास जो नॉलेज है वो ये है, ये एम्पलीट्यूड टाइम के साथ ऐसे बदलता है। तो सवाल ये है कि कितने समय के बाद a की वैल्यू a0/√2 हो जाएगी। तो इसको a0/√2 लिखने से ये 1/√2 ऐसा हो गया। अब आप दोनों तरफ लॉगरिथम लेके और स्मॉल t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। b और m की वैल्यूज गिवन है, उसको वहां पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो बहुत ज्यादा चांस हैं कि इस एनर्जी वाले एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए। एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली वैरी कर रहा है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। दूसरी बात, डैम्प्ड ऑसिलेशन है सिलेबस में, लेकिन हो सकता है ऐसे सर्किट पे सवाल पूछते हैं कि एक चार्ज कैपेसिटर, इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस, स्विच बंद किया, अब बताओ कि कितने समय के बाद कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो ओरिजिनल चार्ज का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, या कितने समय के बाद सिस्टम की एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो जैसा अभी किया, कितने समय में सिस्टम की एनर्जी हाफ होगी? जब एम्पलीट्यूड 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। वही बात है, चार्ज कितने समय में 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, या एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन कितने समय में हाफ हो जाएगा, दोनों एक ही क्वेश्चन है। और उसका भी सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। बी की जगह पे आर लिखना है, एम की जगह पे एल लिखना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई। किसी और दिन फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में सोच लूंगा। एक्चुअली 3:20 मुझे घड़ी पे दिख रहे हैं, इस समय दोपहर के, भूख लगी है बड़े जोर की, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन किसी और दिन। गुड बाय, सी यू।